नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य के सीटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का पंक्ति है, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसी के साथ आदित्य के सीटेड क्लासेस को हम लोग शुरुआत करते हैं। अब की बार सीटेड पार्ट 2022 का जो लक्ष्य है, ये मैं पार्ट बी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक हुआ। अभी तक जितने भी पढ़ाए गए हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आपको नोट सब वहाँ पर उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा। आइए अब हम लोग पार्ट बी में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, एक एकाकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मैन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि व मानसिक शक्ति जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। आइए इस बिंदु पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, यहाँ प्रतिपादन का अर्थ है बीने द्वारा यह सिद्धांत को दिया गया है। ठीक है। इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मैन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। आइए अब हम लोग दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम समान मानसिक योग्यता जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। द्वितीय विशिष्ट मानक योग्यता स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में समान मानसिक योग्यता अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्र अथवा विषय में कुशल होता है उनमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यता है तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष नहीं पाया जाएगा। क्या कह रहा है? यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यता है तो इन विशिष्ट योग्यता में कोई विशेष नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या है? तृतीय कहता है बहु आकारक सिद्धांत।
मैंने बहुत से उसको कारक है, उसको फैक्टर है अपने इस सिद्धांत के बारे में। हम लोग कौन कौन सा चर्चा कर लिए? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, और यहाँ पे अब है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्व का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः समान बुद्धि नाम कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। यहाँ संपादित का अर्थ है बढ़ावा देने के सेंस में है। ठीक है, कहने का मतलब है एक इंसान के अंदर बहुत तरह के विशेष गुण पाए जाते हैं जो ये इसमें बहुकारक सिद्धांत के बारे में यहाँ पे ये चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। कह रहा है बुद्धि जो है कई तत्वों का समूह होता है, प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः समान बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्या कह रहा है? समान बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं होता है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यता निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है ना। चलिए, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के बुद्धि को बताया है। ये बुद्धि है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तथा यांत्रिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान दिए हैं। स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशिष्ट कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ स्तर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कोई अर्थ होता है कि विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। प्रसार या सीमा का अर्थ कार्य की उस विविधता से किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। क्या है? परास या सीमा परास या सीमा का इसका अर्थ होता है कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। क्षेत्र का अभिप्राय है क्रिया के उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। गति का अर्थ है कार्य करने की गति से है। आइए अब हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिद्धांत है और उसका प्रतिपादन है। ठीक है, एक कारक का सिद्धांत बीने टर्मन स्टर्न, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रतिदर्शन का सिद्धांत थॉमस, समूह सिद्धांत थर्स्टन, पाद अनुक्रमिक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, जिसका पादक अनुक्रम सिद्धांत जो है त्रिआयामी होता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तल ठोस और बुद्धि सिद्धांत B.R. कैटेल, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इस सब पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये जो आपको जो दिया गया है ना, ये देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत, ये सिद्धांत और प्रतिपादन, इससे आपको सीटेट में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
तो यह चैप्टर को आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये इस सब को आपको एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक न एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा इसमें। प्रतिदर्शन सिद्धांत। अब मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि सीटेट के जो भी क्लास है या सीटेट में आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप किताब से जो भी पढ़ रहे हैं, उस शब्दावली पर ज़रा से ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। शब्द का ही खेल है, शब्द को आप समझ जाइएगा, सीटेट पार हो जाएगा, एकदम इजीली वे में सीटेट आप लोगों को पास होगा, ठीक है। अब तो ऐसा कर दिया है 60-40 का भी हार में अब आ गया है, ठीक है। तो 40 जो है आपका क्या DLED आप अगर मान लीजिए कि आप BEd किए हुए हैं तो आपका ग्रेजुएशन के लिए ही होगा, ठीक है। चाहे DLED आप किए हैं, ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन प्लस आपका DLED का सर्टिफिकेट या BEd का सर्टिफिकेट, BEd का जो मार्क्स है वो सबको जोड़ के फिर उसको जोड़ के 40% उसका निकालना पड़ता है। उसके बाद रह गया, अब ये सीटेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपका हो गया। अगर सीटेट में जितना स्कोर आप हाई क्वालिफाई करिए, उतना ही आपका जो है मैंने समझिए कि आप एक रिजर्व जोन में आप आ जाइएगा उसमें, है ना। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सीटेट का जितना भी है शब्दावली पे ध्यान देकर, सबसे घबराइए नहीं, सबसे घबराइए नहीं। जिसका भी जो चीज़ का भी सहारा पाए, आपको नहीं समझ में आता, ये यहाँ से उपलब्ध आपको कराया जाएगा एकदम बड़े बारीकी से आपको, ठीक है। आदित्य डिजिटल क्लासेस ऐप में आपको नोट्स के माध्यम से आपको सब चीज़ यहाँ पर सरल रूप से आपको समझा दिया जाएगा। मैं एक अभी मैं सोचा हूँ कि इस पर आप लोग को जहाँ जहाँ पर कठिन शब्द है उसके इंग्लिश, उसका हिंदी दोनों करके एक में अलग से ही एक टर्मिनोलॉजी करके इसका एक मैं वीडियो बना दूँ आप लोग के लिए, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रतिदर्शन का सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस ने किया था। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। क्या है प्रतिदर्शन का सिद्धांत? इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस ने किया था। उसने इस सिद्धांत को प्रतिपादन के स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था, है ना। थॉमस ने इस सिद्धांत का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यता का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। थॉमस ने इस बात का तर्क दिया किनके इसमें द्विकारक सिद्धांत के विरोध में, ठीक है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत के विरोध में ये उन्होंने एक तर्क दिया, थॉमस ने दिया, इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यता का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। चलिए, प्रतिदर्शन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशेष परीक्षण या विद्यालय संबंधित क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे, तब उनमें एक सामान्य तत्व विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें कोई तत्व समान नहीं होगा। प्रत्येक तत्व अपने आप में एक विशिष्ट होता है ना। उसके बाद है सामूहिक तत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध में थर्स्टन महोदय ने समूह तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। हम लोग देख क्या रहे हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सब के सिद्धांत पे क्या हो रहा है,
उन लोग के सिद्धांत पर क्या किया जा रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ, सिद्धांत का विरोध किया जा रहा है ना, सिद्धांत का यहाँ पे विरोध किया जा रहा है ना। तो विरुद्ध थॉर्स्टन महोदय ने समूह तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो समान नहीं होते हैं, परंतु कई क्रियाओं में समान होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इस सिद्धांत के समर्थक में थॉर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाएं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ठीक है। एक बार मैं फिर से इस बिंदु पर चर्चा कर देता हूं। ठीक है। सामूहिक तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थॉर्स्टन महोदय ने समूह तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक। वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यता में तो समान नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में समान होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थॉर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। वह प्रमुख तत्व क्या क्या है? वाचिक भाषा की योग्यता। वाचिक का अर्थ होता है बोलना। ठीक है। भाषा, अपनी भाषा को बोलने की योग्यता। संख्यानात्मक योग्यता, यहाँ पर अंक संख्यानात्मक योग्यता। ठीक है। वस्तु प्रेक्षण योग्यता, वस्तु को पहचानने की जो योग्यता होती है वो वस्तु प्रेक्षण योग्यता कहलाता है। प्रत्यक्ष परक योग्यता, सामने जो भी है प्रत्यक्ष रूप में है उसकी योग्यता बने करके, प्रत्यक्ष रूप में कोई भी वस्तु अगर हो गया तो उसको प्रत्यक्ष रूप में देख के उसको पहचानने की योग्यता। स्मृति योग्यता। ठीक है। स्मृति मैंने याददाश्त, स्मृति का यहाँ अर्थ होता है याददाश्त। ठीक है। योग्यता। ठीक है। कोई भी मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो क्या हुआ कि कोई खिलौना था वो कहीं पर उसकी मम्मी ने कहीं पर उठा कर रख दी। फिर कुछ दिन के बाद वो खिलौना को देखा तो फिर वो समझा कि हाँ नहीं, यहाँ पर ये खिलौना था, फिर उसी स्थान पर वो बच्चा ला के वहाँ पर रख रहा है। तो ये सब चीज़, इससे क्या ये होता है, उसके स्मृति, उसको याददाश्त की जो योग्यता है ये इस पर हुआ। यहाँ पर ये स्मृति योग्यता के बारे में हुआ है। तार्किक योग्यता, तार्क सकते हम कहाँ पर ही करते हैं। तार्किक का योग्यता का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? गणित में करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि दो जोड़ दो क्या जोड़ने पर कितना होगा? 4 होगा, है ना। तो कोई विकल्प निकालना पड़े जिससे कि उस योग्यता के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। शाब्दिक योग्यता, शब्द का जो है उच्चारण जो है उसकी योग्यता उसके होती है ना। चलिए, ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह समान तत्व की धारणा का खंडन करता है। क्या है? ग्रुप तत्व क्या कहता है? ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह समान तत्व की धारणा को खंडन करता है। गेलफोर्ड का सिद्धांत, जेपी गेलफोर्ड, इनका पूरा नाम क्या था? जेपी गेलफोर्ड। जेपी गेलफोर्ड और उनके सहयोगी ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण,
तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के परीक्षणों पर कारक विश्लेषण। तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों का कारकों के प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। इस सिद्धांत का पाद अनुक्रम सिद्धांत त्रिआयामी भी कहा जाता है। आइए हम लोग एक बार फिर से मैं इसको चर्चा कर देता हूँ। इस बंदे को गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या कहता है? इनका पूरा नाम J.P. गिलफोर्ड और उनके सहयोगी ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों का या कारकों का प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। इस सिद्धांत को पद अनुक्रमिक सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है। आइए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। संज्ञान, इसका अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता इत्यादि। देखिए यहाँ संज्ञान का शब्द जो भी है, आपको थाने उन्हें में जब जाइएगा ना तो यहाँ पे जब रिपोर्ट लिखवाना होता है ना तो वहाँ बोलता है संज्ञान इसका लिखवाइए, है ना। ये संज्ञान का शब्द एक यहाँ पे उपयोग होता है। तो इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है यहाँ पे। इसका अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता इत्यादि, है ना। चलिए स्मृति का अर्थ होता है जो भी ज्ञान में आया है उसे धारण करना। क्या है स्मृति का अर्थ? क्या है? होता है जो भी ज्ञान में आया है उसे धारण करना। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन क्या है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसकी स्मृति में रहता है तथा जो कुछ वह मौलिक चिंतन उसका अपना अधिकार है, वो चिंतन कर सोचने का में निर्माण करता है, उनमें परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयोगिता के विषय में निर्णय लेता है। अभिसारी चिंतन। अब यहाँ पे देखिए अभिसारी चिंतन क्या है? वह बौद्धिक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके। ठीक है, क्या है? देखिए यहाँ शब्द का यहाँ पे करिएगा, ये अभिसारी चिंतन जो आपको जो है यहाँ पे अभिसारी चिंतन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिसारी चिंतन यह वह बौद्धिक योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उसे उपयुक्त उत्तर दे सके। ठीक है, आइए अब आ गया अपसारी चिंतन। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है या खोज करता है। क्या करता है? अब देखिए यहाँ अपसारी और अभिसारी ये दोनों शब्द पर जरा सा आप लोग गौर करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ही ये सब दोनों हैं, अपसारी अभिसारी। इसमें क्या है? अभिसारी चिंतन में क्या होता है? सूचना का उपयोग करके इस सूचना को उपयोग करके जो उत्तर प्राप्त करता है, सूचना का मतलब एक व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है, मैसेज को जब प्राप्त करेगा तब तो उसको क्या होगा? उत्तर दे सकता है। ठीक है, अपने बौद्धिक योग्यता के द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचना, कोई उसको सूचना, कोई मैसेज उसको मिलेगा, जो उत्तर देगा वो अभिसारी चिंतन कहलाएगा। अपसारी चिंतन क्या है? इसमें बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है। इसमें क्या है? विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है, चिंतन या खोज करता है। हो गया ना अपसारी चिंतन। मैं समझता हूँ कि ये दोनों आप ये बिंदु को समझ पाए होंगे, है ना। चलिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने सन 1983 ईस्वी में
बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है जो निम्न है। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। अब मैं यहाँ पर इस बिंदु पर मैं एक चर्चा कर देता हूँ आपको। क्या है, क्या कह रहा है, देखिए, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर, एकाकी का शब्द अर्थ समझ लीजिए, एकाकी होता है एक ही तरह का काम करने वाला, ठीक है, एक तरह का। आपको हम सिंपल सा उदाहरण बनाते हैं। कोई साइकिल फैक्ट्री है, वो मोटरसाइकिल तो नहीं ना बनाएगा, वो जब भी बनाएगा तो साइकिलें ना बनाएगा, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये सब न होकर बहुकार्य होता है, मतलब बहुत तरह से, ठीक है, बहुत तरह का सोच के अपने ये सब चीज़ का करने वाला, ये सब बहुकार्य होता है, बहुत तरह का, मतलब एक साथ में दिमाग में बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट बढ़ गया ये सब काम करने के लिए। तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। हमारे शरीर में 5 उंगली, 5वें उंगली बराबर है, आप ही बताइए, नहीं ना है? तो उसी तरह क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। एकदम सही बात है, अलग होती है कि नहीं होती है? प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे के स्वतंत्र होती है। क्या कर रहा है, प्रत्येक का ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होता है। बुद्धि के विभिन्न प्रकार में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है, भाषाई बुद्धि, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण बुद्धि होती है। आप जरा एक चीज़, मैं एक यहाँ पे आप लोग को एक उदाहरण मैंने रखता हूँ। आप कक्षा में पढ़ाने गए, आप एक योग शिक्षक हैं, पढ़ाने गए, तो आपने सब बच्चे का मानसिक योग्यता मैंने आपने परीक्षा उसका लिया है ना, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ बच्चे पास करते हैं, कुछ बच्चे नहीं पास कर पाते हैं। कहें कि आपने तो ज्ञान दिया, सबको दिया ना, तो कुछ ही बच्चे क्यों पास किए, कुछ ही बच्चे क्यों फर्स्ट किए? कहे कि वो आपके बातों को अच्छी तरह से सुने, समझे, है कि नहीं, आपका अनुपालन किए, आपके बातों को उन्होंने समझा, और जहाँ नहीं समझ में आया फिर आपसे पूछा गया, फिर आपसे पूछे हो, आपने उस पर विशेष ध्यान दिया, है कि नहीं? कुछ बच्चे इसमें सीरियस होते हैं, कुछ बच्चे सीरियस नहीं होंगे, तो उनका उसका क्या होगा? क्लियर हुआ? भाषाई बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। देखिए, भाषाई बुद्धि में क्या होता है, इस प्रकार की बुद्धि में भाषाई संबंधी क्षमता का विकास होता है। अब भाषा देखिए, भाषा में क्या है कि हम लोग मान लीजिए स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो सब प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, है कि नहीं? ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आएंगे करने के लिए, तो वहाँ की वो क्षेत्रीय भाषा वो अपना वो बोलेंगे, उस पर, है कि नहीं, क्षेत्रीय भाषा वो बोलेंगे। तो यहाँ पे यही सब चीज़ का है। इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। तार्किक गणितीय, देखिए अब यहाँ पर गणितीय बुद्धि आ गया ना, तार्किक गणितीय बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता पर गणितीय कार्यों से संबंधित है ना। आइए अब हम लोग तीसरे बिंदु को चलते हैं। स्थानीय बुद्धि क्या है? स्थानीय बुद्धि इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। क्या है? स्थानिक बुद्धि है। इस तरह के बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र
का स्वरूप देने में किया जाता है। अब देखिए हमारे बड़े बड़े लोग इंजीनियर लोग जो भी होते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, ये सब लोग का ही हो गया, वो लोग का क्या है, उन लोग यही ना स्थानिक बुद्धि का उपयोग करते हैं वो लोग, तभी तो जाके उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन पाता है कि नहीं। जैसे कि दिल्ली में लोटस टेम्पल है, वो सब अनोखा चीज़ है, वो सब चीज़ देखने में लगता है कैसे इसको किया गया होगा। जैसे बुर्ज खलीफा है, उसको कैसे उतना बड़ा ऊंचा बिल्डिंग को कैसे बनाया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो इंजीनियर लोग हैं वो लोग को मतलब बोला जाता है कि हाँ ये लोग कैसे, मतलब उन्होंने क्या किया है, पहले सोचा है उस चीज़ को, बुद्धि का अपने विकास किया कि हाँ इस तरह का हो सकता है कि नहीं। उसके बाद है शारीरिक गतिक बुद्धि। इस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिकृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। नृत्य, सर्कस, ये उसका व्यायाम। आइए एक बार में फिर से बुद्धि पर कर दो। शारीरिक गति बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं प्राकृतिक परिष्कृत समन्वय, ठीक है, समन्वय का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, समन्वय का अर्थ जोड़ने के साथ शारीरिक गति का संबंध कार्यों में होता है। नृत्य, सर्कस और व्यायाम में। अब देखिए शारीरिक गति क्या है, योग होता है ना, योग का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना होता है। तो यहाँ पे क्या है, डांस हम लोग करते हैं, सर्कस करते हैं, यहाँ पर ये संबंधित यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। सूक्ष्म रूप से कहना यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। नृत्य, सर्कस और व्यायाम, है ना। तो कोई भी चीज़ हो, मेरे कहने का मतलब है हमारे शरीर का जो भी हम व्यायाम कर रहे हैं, अगर बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग करते हैं तो हमारे शरीर का क्या गतिक बौद्धिक जो है वो विकास होगा, है कि नहीं। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है ना। सांगीतिक बुद्धि, इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए सांगीतिक बुद्धि जो है इस प्रकार के क्षेत्र में क्या है, ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। अब संगीत के क्षेत्र में है, जैसे मान लीजिए सा रे गा मा, ये जो एक सुर जो बना हुआ है, इसी पर आधारित पर सारे हमारे जितने भी सिंगर लोग हैं वो इसी तर्ज पर ही लोग उन गानों को तैयार करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं। यह सुर है, ठीक है, यह सुर है, तो उसी पर ये उन्होंने, ये सुर है, इसी पर उन्होंने संगीत का क्षेत्र में वो अपना आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिक मैंने उनका है, तभी वो आगे अपना कहाँ पर सुर, कौन सा सुर लगाना है, कहाँ पर कौन सा मध्यम करना है, ये सब चीज़ वो लोग संगीत सीखने में ये सब चीज़ करता है। अंतः पारस्परिक बुद्धि, ठीक है, अंतः माने क्या हुआ, अंदर का, पारस्परिक माने पारस्परिक अंदर से जो हमेशा जो चल रहा है, परस्पर क्रिया में चल रहा है बुद्धि का, वो इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहार में प्राय होता है। क्या है, जो इस प्रकार का जो भी है ना उपयोग जो है सामाजिक व्यवहारों में प्राय होता है। उसके बाद है अंत वैयक्तिक बुद्धि, इस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध माने आत्मा का जो भी बोध होता है, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना है ना। अंत व्यक्ति, देखिए अंत व्यक्ति का क्या, अंत माने अपने से व्यक्ति जो भी माने बुद्धि जो है वो जो प्राप्त करता है वो देख के करे या सीख के करे, जैसे भी करे इसके, ठीक है। अंत बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, अपने आत्मा के माने आत्मा से वो सत्कार करके, ठीक है, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना है। उसके बाद है नैसर्गिक या प्राकृतिक, ठीक है, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक होता है। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी समूह, प्रकृति, सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। उसके बाद है
फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत, है ना। क्या है? फ्लूइड का फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन R.B. कैटिल है, ठीक है। तुरंत तरल बुद्धि फ्लूइड लिक्विड बुद्धि वंशानुक्रम कार्य कुशलता अथवा केंद्र नाड़ी संस्था की दी हुई विशेषता पर आधारित एक सामान्यता योग्यता है। यह सामान्य योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित नहीं होती बल्कि नवीन और विगत परिस्थिति में प्रभावित होती है। दूसरी ओर ठोस बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारक पर आधारित होती है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत, यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण में कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तन करता है, ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान के 3 भागों में विभाजित किया है। घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचना का विश्लेषण करता है। क्या कहता है? इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचना के जो भी सूचना उसे प्राप्त उसे विश्लेषण करता है। इसके 3 प्रकार हैं। ज्ञान अर्जन घटक। इस घटक का शायद होता है मेथड होगा, नॉलेज मेथड। इस घटक के द्वारा व्यक्ति सीखता है तथा अनेक कार्यों को करने का तरीका सीखता है। सूचना के संकेत संयोजक भी ज्ञान अर्जन घटक का महत्वपूर्ण अंग है। ख बिंदु कहता है अधिक घटक या उच्च घटक। इसके अंतर्गत व्यक्ति योजना बनाता है। इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक क्रिया या नियंत्रण निरीक्षण का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? सिंपल वे में समझिए, मूल्यांकन का अर्थ होता है जांच करना, है ना, किसी चीज़ को जांच करने की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक, व्यक्ति संज्ञानात्मक। उसके बाद क्या है? प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रिया अपने से जो भी करके जो भी प्रतिक्रिया उसका आया वह क्रिया का क्रिया। उसके बाद नियंत्रण निरीक्षण, नियंत्रण निरीक्षण, ठीक है। वो नियंत्रण का क्या होगा? कमांड होगा, ठीक है। कमांड का जो भी परीक्षण कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, उसके बारे में है। उसके बाद ग कर रहा है निष्पादन घटक। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद है अनुभविक बुद्धि। इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभव का उपयोग करता है। क्या है? अनुभविक बुद्धि। जब तक अनुभव नहीं होगा तो वो उस समस्या का समाधान कर पाएगा? आप ही बताइए। गलती करेगा, है ना, गलती करेगा तो उसके बाद सीखेगा। उसको फिर क्या हुआ कि नहीं हमको यहाँ पे गलती नहीं करना है, उसको क्या एहसास हो गया। एहसास यहाँ क्या शब्द आया? यहाँ अनुभूति हुआ उसको, है ना, इसके बारे में। इसके अंतर्गत व्यक्ति समस्या का समाधान हेतु पूर्व अनुभव का उपयोग करता है। व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? किसी का व्यवहार में हम लोग रहेंगे, समाज में रहेंगे तो व्यवहार तो करेंगे ही, ये सब चीज करके। व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्याओं का निपटाता है, ठीक है। वातावरणीय जो भी समस्या जो आगे उसको निपटाने के लिए ये सब चीजें करेगा। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेते हैं।
उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुद्धि, आयामी बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास, अर्थात उसमें सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ, समस्या समाधान से संबंधित समझ तथा नेतृत्व का गुण इत्यादि का होना, है ना। क्या कहलाता है, बहुआयामी बुद्धि कहलाता है। देख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, एवं फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ इस पर, इस बिंदु पर। बहुआयामी बुद्धि का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ होता है एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न कौशल का विकास, अर्थात उसमें सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ, समस्या समाधान संबंधी समझ तथा नेतृत्व का गुण इत्यादि इसे होता है। थर्स्टन एवं कैली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यता के द्वारा होता है। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यता से होता है। वाचकीय योग्यता माने बोलने की योग्यता, गामक योग्यता गाने की योग्यता, ठीक है, सांख्यिक योग्यता, संख्या जो भी है गणितीय इसमें ही हो जाएगा, यांत्रिक योग्यता, उसके बाद सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, उसके बाद स्थानीय संबंध का उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता जो योग से हमारे को संबंधित है। थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। प्रत्यक्षीकरण संबंधित योग्यता, तार्किक व वाचकीय योग्यता, ठीक है, तर्क शक्ति के द्वारा, और वह वाचन मैंने बोल के, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधित योग्यता, आगमनात्मक योग्यता, उसके बाद और निगमनात्मक योग्यता। देखिए, आगमनात्मक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता, ठीक है, यह बिंदु विशेष रूप से आप लोग देख लीजिएगा इसको। निगमनात्मक मैंने निर्णय निकाल के, आगमनात्मक मैंने होगा जो उस पर विश्लेषण करेगा, ठीक है। स्मृति संबंधित योग्यता जो उसके दिमाग में सब चीज़ का रहेगा, उसकी योग्यता होनी चाहिए। मान लीजिए कोई सवाल दिया गया, एक बच्चे को कोई सवाल दिया गया कि हाँ ये एक प्रक्रिया है जिससे यह इसको इस तरह बनाने का है। मैंने विज्ञान से संबंधित अगर किसी चीज़ का ये होगा तो उसमें वो प्रक्रिया कैसे, उसको मैंने आपने क्या किया, बोर्ड पर लिखवा दिया, उसको पढ़ा के, ठीक है, ऐसे ऐसे सब चीज़ का करो, फॉर्मूला सब लिखो, ये सब चीज़ करके आपने उसको क्या किया, समझाया कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे, मैंने तार्किक शक्ति के द्वारा वहाँ गणितीय आपने उपयोग किया। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। उसके बाद सन 1916 में बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टरमैन और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। कहाँ किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया है। इस संशोधन में बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय कंसेप्ट का जन्म हुआ, ठीक है, और बुद्धि को मापने की मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि IQ का उपयोग होने लगा। IQ इक्वल टू MA बटा CA गुना 100। IQ बुद्धि लब्धि हो गया, MA मानसिक आयु हो गया, CA तैथिक आयु हो गया। मनोवैज्ञानिक वेसलर के द्वारा निर्मित IQ वितरण, बुद्धि लब्धि और वितरण।
130 या उससे ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 उच्च समान बुद्धि, 90 से 109 समान बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि, 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि। मनोवैज्ञानिक मैरिन द्वारा निर्मित आईक्यू वितरण बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 उच्च समान बुद्धि, 90 से 109 समान बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 89 क्षीण बुद्धि, 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि। तो ये थे आपके बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। यह चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद आपको MCQ मिलेगा इसका। आप लोग के लिए कल मैं लेकर उपस्थित हूँगा। और रह गई एक बात, क्लास थोड़ा सा लेट हुआ आने में, थोड़ा सा कुछ समस्या थी जो उसको मैं सॉल्व किया हूँ और आप लोग के सामने ये पार्ट B लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। कल से आप लोग का क्लास जो है इसमें डेली कोशिश करूँगा कि डेली हो जाए, ठीक है। तो इन्हीं बिंदु के साथ आज का क्लास आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।